बिहार के मुख्यमंत्री जातीय जनगणना को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार में एक माहौल बनाने का पूरी प्रयास किए और यहाँ पर विधानसभा में भी आपकी पार्टी ने उन्हें समर्थन देने का, कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप से समर्थन देने का प्रयास किया है। अब जो यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार की जो बातें आ रही है उसमें उनकी हिस्सेदारी को लेकर आपकी पार्टी यहाँ पर उन्हें घेरती हुई नजर आ रही है, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बहुत ही स्वाभाविक है। आपने लगातार, वो चाहे नीतीश जी हों या तेजस्वी जी हों, आपने लगातार क्या कहा? जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस। और ये कहने के पीछे आपकी मंशा क्या थी? आपका विजन क्या था? आपका आर्गुमेंट क्या था? आपने ये कहा कि हम जातियों की जनगणना इसलिए करना चाहते हैं कि जिन जातियों को सम्मान नहीं मिला है, जिन जातियों को शासन प्रशासन में भागीदारी हिस्सेदारी नहीं मिली है, हम उनको भागीदारी देंगे, हम उनको हिस्सेदारी देंगे। लेकिन यदि आप बिहार मंत्रिमंडल का स्वरूप देखें, खास तौर पे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखें, उसका अध्ययन करें, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके कथनी में और इनके करनी में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, आखिरकार इनको जब मौका मिला कि सत्ता में साझेदारी देनी है, तो अति पिछड़ा समाज, हम अति पिछड़ा समाज की बात कर रहे हैं, जिस अति पिछड़ा समाज से एनडीए की पूर्व सरकार में 6 लोग मंत्री थे, अभी कितने हैं? मात्र 3 मंत्री हैं जो अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं। कानू समाज हो, तेली समाज हो, इन समाजों को तो कोई प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं है। इसलिए भूल जाइए, आप लोगों ने 2 साल से जो आप राग अलाप रहे थे जातीय जनगणना का, सामाजिक न्याय का, आपको जब मौका मिला सत्ता में साझेदारी देने का, सत्ता में हिस्सेदारी देने का, तो किसको दिया आपने? आपका व्यवहार क्या है? आपका विचार क्या है? ये तो इसी से स्पष्ट हो जाता है। जब मंत्री बनाने का मौका मिला, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी स्वयं बनेंगे, भाई को मंत्री बनाएंगे, राज्यसभा भेजना हो तो बहन को भेजेंगे, संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं खुद रहूंगा। तो सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है और लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। किसको दिया भाई आपने? आप यदि बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का स्वरूप देखिए तो पता चलेगा कि 40% तक, लगभग आधा जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है, एक वर्ग, एक समुदाय, एक जाति, यही आपका सामाजिक न्याय है। इसलिए आप जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगली बार अपने मुंह से जब भी जातिगत जनगणना की बात करिएगा तो अपने संगठन का स्वरूप, अपने सरकार का स्वरूप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सामाजिक न्याय के नाम पे, जातिगत जनगणना के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं और ये दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। आप लोगों से एक सवाल है, बीजेपी जातीय जनगणना का समर्थन करती है या फिर नहीं करती है? ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय को मेजर करने का, नापने का इकलौता मापदंड थोड़ी हो सकता है। आज की तारीख में देश में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से आता है। पिछड़े समाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिया, एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा किसने दिया? जातीय जनगणना से डर क्यों रही है बीजेपी? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। हम सब, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम समाज के सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और आपने मेरे बात को रोका, मैं अपनी उस बात को पूरा करना चाहता हूं। इस देश के इतिहास में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से आते हैं। नंबर 1, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया है? मेडिकल की परीक्षा हो और तमाम परीक्षा हो, उसमें आरक्षण की व्यवस्था किसने की है? आज पिछड़े वर्ग से भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। अरे, हम तो व्यवहार में दिखाते हैं, हम विचार में दिखाते हैं। आज हमारा आप संसदीय बोर्ड देखिए, हमारा आप चुनाव समिति देखिए। अभी 2 दिन पहले हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हुआ है, हमारे संसदीय बोर्ड का गठन हुआ है। सुधा यादव जी महिला हैं, बैकवर्ड समाज से आती हैं। भूपेंद्र यादव जी, के लक्ष्मण जी दक्षिण भारत से आते हैं। तो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलने की ताकत, सभी वर्गों को साथ में समावेश करने का साहस यदि किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। जातिगत जनगणना की जो लोग बात करते थे, उनका दूध का दूध पानी का पानी तो हो गया ना। आपको मौका मिला कि हाँ, मंत्रिमंडल में आप कहते हैं कि भाई सभी जातियों के प्रतिनिधियों को हम उचित सम्मान देंगे, उचित स्थान देंगे। लेकिन आपने अंततोगत्वा आधे, लगभग 40% मंत्री एक वर्ग, एक समुदाय, एक परिवार के लोगों को बनाया है, जो बिहार की जनता देख रही है। और आपके जातिगत जनगणना के इस छलावे से बिहार के लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। अभी एक सवाल सबसे ज़्यादा जो उभर कर आ रहा है आपके यहाँ कि नीतीश कुमार को
मतलब कि प्रधानमंत्री के तौर पर वहाँ पर प्रोजेक्ट करने की विपक्षियों की तरफ से एकजुट प्रयास चल रहा है, इसे कैसे देखती है बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के खेमे में जितने लोग हैं, वो चाहे केसीआर हों, केसीआर ने अपने दम पे तेलंगाना में चुनाव जीता है। ममता दीदी ने अपने दम पर बंगाल में चुनाव जीता है। तमाम ऐसे दल हैं, तमिलनाडु में डीएमके ने अपने दम पे सरकार बनाई है, उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ी। नीतीश जी भाजपा की अनुकंपा से पहली बार केंद्र में मंत्री बने, भाजपा की अनुकंपा से मुख्यमंत्री बने। 10 में हम लोग के साथ लड़े, 10 में उस मैंडेट के साथ आपने धोखा किया। 15 में लालू जी के साथ लड़े, 17 में हमारे साथ आ गए, उस मैंडेट के साथ आपने धोखा किया। 20 में पुनः आपने मैंडेट का विश्वासघात किया। तो आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा चाहे जो भी हो, आदमी स्वतंत्र है, हमारे संविधान में सबको सोचने की स्वतंत्रता है, सपने देखने की स्वतंत्रता है। तो नीतीश जी का ये स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा। उनको जितना मिलना था मिल चुका है, इससे ज्यादा महत्वाकांक्षा की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार अभी हम लोगों ने कल देखा कि बीमा भारती जी जनता दल यूनाइटेड से आती हैं, अति पिछड़ा समाज से आती हैं, गंगोता समाज से आती हैं, उस महिला जनप्रतिनिधि के लिए आपने किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है? जहां मन करता है वहां जाइए, देख लेंगे हम, ये कोई बात है क्या? आप महिला सशक्तिकरण में आपने इतना नाम कमाया, जब आप एनडीए में थे, आपने महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में 50% तक आरक्षण की व्यवस्था की, गवर्नमेंट जॉब्स में आपने 35% तक महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की। साइकिल योजना हो, पाठशाला योजना हो, तमाम योजनाओं में महिला सशक्तिकरण। जब आप एनडीए के साथ होते हैं, एनडीए में होते हैं, तब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और जब आप महागठबंधन के साथ जाते हैं तो आपका चाल, चेहरा, चरित्र वैसा ही हो जाता है। आप उनके साथ सरकार में हैं। सुरेंद्र यादव जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1998 13 जुलाई को इस देश के सदन के परंपराओं को, मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया था। महिला आरक्षण विधेयक पे चर्चा हो रही थी, आपने उसको फाड़ दिया। अरे ये आपके संस्कार हैं क्या? शिक्षा मंत्री वो हैं जिनको किताबों का शौक होना चाहिए, उनको कारतूस का शौक है। कानून मंत्री वो है जो कानून तोड़ने वाला है। तो आज नीतीश जी चारों तरफ से घिरे गए हैं। उनकी जो अति महत्वाकांक्षा है, उनके इस अति महत्वाकांक्षा के कारण सबसे बड़ा कोई विक्टिम है तो वो बिहार है, और बिहार के 12 करोड़ आवाम है, जो आप लगातार उनके साथ, उनके आशीर्वाद के साथ धोखा कर रहे हैं। इसके लिए बिहार की जनता आपको कभी भी माफ नहीं करने वाली है। सवाल ये बिहार से बाहर की है, नितिन गडकरी को लेकर है, इसे कैसे देखते हैं? नितिन गडकरी जी को कहा जा रहा है कि उन्हें मोदी और शाह ने साइड लगाया है चुनाव अभियान में, उसमें उस लिस्ट में उनका नाम नहीं। अरे ऐसा आप लोग कह रहे हैं। देखिए भाई, हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं तो उसका कारण है। उसका कारण है कि हमारे यहाँ नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, हम इस नारे पे चलने वाले लोग हैं। अभी नितिन जी, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन मिनिस्टर्स। आप कैसे बोल सकते हैं? ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए त्याग, तप, तपस्या, बलिदान हमेशा देने को तैयार रहता है। इसलिए इस प्रकार की अनावश्यक रीडिंग करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। विपक्ष कह रही है कि नितिन गडकरी ज़्यादा प्रभावशाली हो रहे थे, इस कारण से। अरे विपक्ष की कोई कल्पना है क्या? विपक्ष का कोई विचार है क्या? आप अपने यहाँ 3 वर्ष होने वाले हैं, अध्यक्ष तक नहीं चुन पाए। माँ बनेंगी कि बेटा बनेगा? जो बेचारे कुछ लोग बोलते हैं G23 में, कपिल सिब्बल जी बोलते थे, उनके घर पे पथराव करवा दिया गया, उनके कार के शीशे तोड़वा दिए गए। तो आपके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, सामूहिक नेतृत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है, और आप दूसरों के दलों पे टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे तो ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है। अति पिछड़ा समाज को लेकर आपने बातें की। अभी राजस्थान की घटना से कई बातें खुलकर आ रही है कि वहाँ पर दलितों का अपमान किया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से 9 वर्ष के बालक, 3री कक्षा का छात्र इंद्र कुमार मेघवाल, इसको मैं संस्थागत हत्या मानता हूँ। और यही नहीं, अभी अनीता रैगर जी जो कि दलित समाज से आती हैं, टीचर थी वहाँ पे, उधार में उन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने मांगने का साहस किया तो समाज के कुछ लोगों ने जिंदा जलाने का उनको प्रयास किया। ये संस्थागत नहीं है तो और क्या है? यदि राजस्थान की सरकार में 1% भी संवेदनशीलता होती तो अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री तो मौज में हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, सोनिया जी के, राहुल जी के बचाव में आ जाते हैं, कभी गुजरात जाते हैं, वहाँ पे चुनाव कैंपेन करते रहे। भाई आपके यहाँ क्या हो रहा है?
आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके राज्य में जो दलित पिछड़े लोग हैं, कभी उनकी भी सूध लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। पूरे देश के सामने राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है और इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो शुद्ध रूप से अशोक गहलोत की सरकार है और वो भाई बहन है जो कांग्रेस की लीडरशिप में बैठे हैं, प्रियंका जी और राहुल जी। कहीं उत्तर प्रदेश में होता है तो अब तक पूरा पॉलिटिकल टूरिज्म हो जाता है, राजनीतिक पर्यटन करते हैं, और राजस्थान में हुआ तो आप लोगों ने सूद तक नहीं लिया। इतिहास माफ नहीं करेगा, इस देश के दलित पिछड़े आपको कभी माफ नहीं करेंगे इस गलती के लिए। आखिरी सवाल, बिहार में जो पिछड़ा और अति पिछड़ा पर बीजेपी के साथ वो वोटर नहीं आ पाती है, इसे अगड़ों की पार्टी मानी जाती है, इसे कैसे देखते हैं? क्या पिछड़ों में नेता तैयार नहीं कर पाई, या फिर बीजेपी में कह सकते हैं कि कुछ कमियां रह जाती है? लालू नीतीश जब एक हो जाते हैं तो बीजेपी फिसड्डी साबित यहाँ हो जाती है। देखिए, आप लोग ना, दिक्कत यही कि आप लोग अभी भी 85, 90, 95 की राजनीति देख रहे हैं। अब बिहार में राजनीति का परिवर्तन हुआ है। हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण है क्या? हमारे समय में 2 उप मुख्यमंत्री थे, रेणु देवी सवर्ण है क्या? तारकिशोर प्रसाद सवर्ण है क्या? जब भी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे, निर्णायक स्थानों पे नेतृत्व को उभारने का अवसर मिला है, तब तब भारतीय जनता पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है, वो बिहार हो या केंद्र हो। मैंने जैसे बताया आपको, किस देश के इतिहास में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी में बनता है तो वो पिछड़ा समाज से व्यक्ति आता है। हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है, अध्यक्ष हो, हमारे संगठन में जितने भी महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैं उदाहरण देता हूँ, हालांकि मैं खुद ये बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं पार्टी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हूँ। किसी और पार्टी में संभव है क्या कि जिस आयु में मुझे पार्टी ने यह दायित्व दिया, दलित समाज से आता हूं, किसी और पार्टी में, इतनी बड़ी पार्टी में संभव है कि किसी दलित समाज से आने वाले युवा को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दे? तो आज भारतीय जनता पार्टी में समावेश की बात, डाइवर्सिटी की बात, इंक्लूजन की बात, पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल इलेक्शन कमिटी से लेकर के जिला, मंडल, पन्ना, शक्ति केंद्र तक आपको दिखता है। तो यही हमारा कमिटमेंट है, यही हमारा विश्वास है। चलिए, बात कर रहे थे हम राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश से, बीजेपी से। एक सवाल है गुरुजी, ये शहनवाज हुसैन जी को लेकर काफ़ी उठ रहा है कि महिलाओं के सम्मान और हक हकूक़ की इतनी बीजेपी बात करती है और उन पर दुष्कर्म का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, इसे कैसे देखते हैं बीजेपी? नहीं, देखिए, जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल स्क्रूटनी में है। अभी हाई कोर्ट ने कुछ दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, मामला सब जुडिस है। इस मामले में कुछ भी टिप्पणी करने से भी बचना चाहिए, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। इस देश में संवैधानिक व्यवस्था है, इस देश में न्यायिक व्यवस्था है, इस देश में न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका को अपना काम करने दीजिए। आप लोग अनावश्यक कोई भी निर्णय आने से पहले क्यों टिप्पणी करना चाहते हैं? इसलिए अभी इस पर कुछ भी बोलना मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। विपक्ष आरोप लगाती है कि कोर्ट के निर्णय में बीजेपी बाधा बनती है, सरकार कोई भी। ये तो मूर्खता है। जो विपक्ष बोलती है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं, वो लोकतंत्र और संविधान पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कोर्ट के ऐसे हजारों निर्णय हैं जो हम लोग के खिलाफ आए हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है भाई? कोर्ट कॉम्प्रोमाइज होना, किसी भी एजेंसी का कॉम्प्रोमाइज होना, देश का इतिहास उठा के देखिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। मैं आपको हजारों ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं, लेकिन अब ये समय उचित नहीं है, इसलिए विपक्ष के लोगों का ये बोलना ठीक नहीं है। चलिए, अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। काफ़ी लंबा और कई सवाल लगभग हमने लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश से। मैं अभी के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इतना वक्त निकाला और तमाम सवालों का जवाब दिया। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।